एक तो ये कि मैं सबसे पहले पवन कर्ण को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की एक बहुत केंद्रीय महिला के बारे में बात करने के लिए मुझे चुना। और मेरे लिए ये हर्ष का विषय है कि मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में बात कर रहा हूँ और उस स्त्री के माध्यम से कई सारी स्त्रियों के बारे में भी बात होगी। भले ही हम बात केवल एक स्त्री के बारे में कर रहे हों जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत केंद्रीय भूमिका निभाई, लेकिन उसके माध्यम से हम कई स्त्रियों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और जिस तरह का हमारा समाज है, हमारा परिवेश है, उसके तारतम्य में उन्होंने किस तरह का जीवन बिताया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मुझे नहीं पता है कि मैं, चूँकि इस तरह से बोलने का मेरा पहला ये अवसर है, इस तरह से मैंने कभी किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं की है, तो मैं किस तरह से इस पूरे विमर्श को किस तरह से निभा पाऊँगा। लेकिन ये मेरे लिए खुद बहुत सुखद घटना रही कि मुझे कस्तूरबा गांधी के ऊपर बोलने का अवसर मिला। इसके माध्यम से मुझे मेरी अपनी कई सारी धारणाएं थी। बहुत सारी धारणाएं हमारी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि हमने किसी के बारे में बहुत कुछ जाना नहीं होता है। जैसा पवन जी अभी परिचय देते समय कह रहे थे कि बहुत संबंध जो है ना वो तनावपूर्ण रहे, तो ये हमारी जो सामान्य धारणा ये बनती है और मेरी खुद की भी ये धारणा यही बन रही थी उनके बारे में अभी तक थी। जितना हमको सुनने में आता था, जितना पढ़ने में आता था, तो हम जब सतही तौर पर किसी के बारे में जानते हैं तो हमारे कई सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ऐसा हुआ होगा, या हम किसी एक घटना के आधार पर पूरे उनके व्यक्तित्व का और क्या क्या उनके बीच में घटा है उसका आकलन कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि ये मेरी बहुत सारी धारणाएं जो थी वो मेरे अपने मिसकंसेप्शन थे गांधी जी के बारे में और कस्तूरबा के बारे में, तो वो टूटे। इनके बारे में समझते समय थोड़ा बहुत अध्ययन किया, कुछ किताबों को पढ़ा। बहुत अवसर नहीं मिल पाया, बहुत किताबें आसानी से मिलती नहीं हैं आजकल। मैं ये कोशिश करता रहा, मैं 2-3 बार बुक स्टोर पर गया भोपाल में कि मुझे बाकी ऊपर कुछ अच्छी किताबें, कुछ जयंत तोमर जी ने सजेस्ट किया था, कुछ और मित्रों ने भी सजेस्ट किया था, लेकिन ज़्यादातर किताबें नहीं मिल पाई। फाइनली मुझे इंटरनेट से कुछ PDF निकालने पड़े। पर फिर भी चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, उस नाते मैंने स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा है अच्छे से, तो एक सामान्य समझ कस्तूरबा के बारे में बनती है। लेकिन ये जब मैं कस्तूरबा के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की, और उनका व्यक्तित्व की जब हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना, संदर्भ जो रहेगा वो महात्मा गांधी रहेंगे। वो महात्मा गांधी की अर्धांगिनी थी और महात्मा गांधी इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे केंद्रीय पुरुष हैं और महानायक हैं, महामानव हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक किस्म का जो पोस्ट ट्रुथ जो चलता है महात्मा गांधी के बारे में, उनकी जो छवि है उसको निरंतर धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, और उसमें एक जो दृष्टिकोण है या एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है, वो कस्तूरबा गांधी और उनके बीच के संबंधों के माध्यम से भी बनता है कि लोग ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उनके जो दोनों के जो संबंध थे उनमें जो तनाव था, उनमें जो कड़वाहट थी, तो वो उसके माध्यम से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर कितने भी महान हों, लेकिन पति के तौर पर वो वैसे ही थे जैसे भारतीय पुरुष होते हैं। लेकिन जब मैंने चीज़ों को समझा तो ये समझ में आया कि ये धारणा भी गलत है। ये हमारे तरफ से एक तरह से देखा जाए तो जाति है महात्मा गांधी के प्रति कि हम उनको एक खराब और जैसा परंपरागत भारतीय पति होता है वैसा उनको मान लें। दूसरी बात ये है कि ये पढ़ते हुए ये भी समझ में आया कि चूँकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, महिला मुद्दों पर काम करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, हमारे समाज में इस मामले में बहुत गहरी गैर बराबरी है, तो उसका आकलन करने की कोशिश करता हूँ, उसका विश्लेषण करने की भी कोशिश करता हूँ। तो इस लिहाज से मैंने ये देखा कि हमारा इतिहास जो है ना
वो देखा जाए तो पुरुष केंद्रित इतिहास है कि पुरुषों ने ही लिखा है और पुरुषों के बारे में ही लिखा गया है। और हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इतिहास में समाज के बारे में जो एक धारणा है या समाज किस तरह का था एक समय विशेष पर, उसके बारे में कोई खास टीका टिप्पणी मिलती नहीं है। ये इतिहास अध्ययन की अब एक नई शैली है जिसमें हम समाज को, उस परिवेश को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा हमारा समाज जो है ना, हमारा जो इतिहास है वो राज्य का इतिहास है। राज्य का इतिहास होने के नाते स्वाभाविक तौर पर राजा का इतिहास है, सेना का इतिहास है, पुरुषों का इतिहास है। तो महिलाओं का जो भी योगदान रहा है पूरे हमारे समाज में वैदिक काल से लेके आज तक, उसका कोई बहुत सम्यक अध्ययन नहीं हुआ है, उसके बारे में कोई रोशनी पड़ती हुई दिखाई देती नहीं है। तो एक बड़ी ये समस्या, इस कारण से भी मुझे ये लगता है कि न केवल कस्तूरबा गांधी बल्कि स्त्रियों का जो योगदान रहा है पूरे इतिहास में, समाज में, और फिर अभी तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम में, उस पर बहुत कम अध्ययन हुआ है और यदा कदा थोड़ा बहुत जिक्र आता है, लेकिन उसका कोई बहुत सही ढंग से या वैज्ञानिक ढंग से कोई शोध या विश्लेषण नहीं हुआ है। और इसी वजह से कस्तूरबा गांधी जैसे व्यक्तित्व पर भी हमको पढ़ने को बहुत कम मिलता है। ये मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं ये सोच के चल रहा था जब मुझे पवन जी ने कहा कि आपको कस्तूरबा गांधी के ऊपर बोलना है, तो मुझे लगा कि कस्तूरबा गांधी बहुत केंद्रीय व्यक्तित्व हैं, तो बहुत सारी अध्ययन सामग्री बहुत आसानी से मिल जाएगी और मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर लूँगा। लेकिन जब मैंने देखा, जब किताबें ढूंढना शुरू की, तो लिटरली मुझे तो पूछना पड़ा लोगों से कि क्या क्या उपलब्ध है। इंटरनेट पर भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है और कोई बहुत किताबें भी उस तरह से उपलब्ध नहीं है। तो ये कमी है और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा प्रयास होगा, और अब इस मुद्दे पर हम ज़रूर लोगों से बात करेंगे कि जो लेखन की जो दृष्टि है, इतिहास लेखन की जो दृष्टि है, उसको बदला जाए और जो भूमिका एक तरह से पूरे स्वतंत्रता संग्राम में या इतिहास में महिलाओं की रही है, उस पर भी एक विशिष्ट रोशनी पड़नी चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए, शोध होने चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। अब बात यह है कि वो एक गालिब का एक शेर है कि रोम है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पर है ना पा रकाब में। तो अभी जो मेरी जो तैयारी है वो कुछ इसी तरह की है। तो फिर मैं चूँकि उसका विश्लेषण नहीं हुआ है उनके व्यक्तित्व का, लेकिन ना एक क्रम से उनका जन्म से लेके उनकी जो मृत्यु हुई है उसके बीच जो घटनाक्रम रहा है, उसके माध्यम से हम उनके जीवन को समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आखिर मैंने ये सोचा जब हम इस पर पढ़ना शुरू किया कि आखिर इस पर कस्तूरबा जी पर जब बात कर रहे हैं तो किन एंगल्स के साथ में हमको करनी चाहिए। तो एक तो ये कि स्वाभाविक तौर पे सबसे प्रमुख कारण जो बनता है वो ये है कि वो जो हमारे केंद्रीय पुरुष हैं स्वतंत्रता संग्राम के, जो महानायक हैं महात्मा गांधी, वो उनकी अर्धांगिनी है। दूसरी बात यह है कि वे एक स्त्री हैं जो देखा जाए तो गुलाम भारत में ही पैदा हुई और हम सब जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो गुलाम भारत में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो एक बतौर मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि उस व्यक्ति का क्या संघर्ष रहा, उसका क्या अवदान रहा, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। दूसरा कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते और या महात्मा गांधी हैं भी, तब भी उनका क्या स्वतंत्र योगदान क्या है पूरे स्वतंत्रता संग्राम में। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे मुझे लगता है सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने में कस्तूरबा गांधी का क्या योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर तो वो है। और गांधी जी 20 जगह स्वीकार करते हैं इस बात को कि अगर कस्तूरबा नहीं होती, अगर बा नहीं होती तो महात्मा गांधी नहीं होते। उनका होना
महात्मा गांधी का बनना, उसमें सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का योगदान है, किसी एक व्यक्ति का, तो वो स्वाभाविक तौर पर कस्तूरबा गांधी हैं। इसमें कोई संदेह, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। तो इस लिहाज से भी उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। अब हम इस पर आते हैं कि उनका जन्म जो है ना, उनके थोड़ा बचपन से शुरू करते हैं कि 11 अप्रैल 1869 को उनका जन्म होता है, वहीं पोरबंदर में, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। लेकिन इनका जन्म उनसे 6 महीने पहले होता है। आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, तो कस्तूरबा का जन्म उनसे 6 महीने पहले होता है। वो उनसे 6 महीने लगभग बड़ी हैं। और उनका मैं चूँकि पोरबंदर गया हूँ और मैंने महात्मा गांधी जी का घर देखा है, और ये पाया कि जैसा एक स्वाभाविक धारणा बनती है ना कि वो तो राजकोट का जो राजघराना था उसके दीवान थे, तो दीवान प्रधानमंत्री, तो एक जो प्रभाव बनता है ना, वैसा कुछ नहीं है। वो मतलब वो एक बहुत सामान्य सा, छोटा सा, ठीक ठाक स्थिति थी। दीवान थे तो सरकारी नौकरी करते थे, ईमानदार व्यक्ति थे, तो उस नाते एक उनका सामान्य सा घर है। लेकिन जो कस्तूरबा हैं, अच्छा उनका नाम कस्तूर है और वो कपाड़िया हैं, कस्तूर गोकुलदास कपाड़िया। और अब जब मैं बा कह रहा हूँ, कस्तूरबा कह रहा हूँ, तो इसका मतलब उनके साथ अलग से कोई सम्मान सूचक जो प्रीफिक्स या सफिक्स होता है ना, कि कस्तूरबा जी कहूँ, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम कस्तूर है। बा का मतलब, बा अपने आप में सम्मान सूचक है, तो कस्तूरबा है तो इसका मतलब मैं सम्मान सूचक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। तो उनका नाम था कस्तूर गोकुलदास कपाड़िया। और वो जो कपाड़िया जी थे वो बड़े समृद्ध व्यक्ति थे, वो तो बड़े रईस आदमी थे। उनका कपड़े का व्यापार था अफ्रीका से लेके मिडिल ईस्ट तक, और वो पोरबंदर के एक बार मेयर भी रहे थे। तो जब इनकी जो सगाई थी, वो मूल तौर पर ये था कि दोनों जो परिवार थे वो आपस में एक रिश्ता जोड़ना चाहते थे, क्योंकि गोकुलदास जी का महात्मा गांधी जी के जो पिता थे करमचंद जी, उनके साथ में बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो उन्होंने सोचा कि इस मित्रता को एक रिश्ते में बदल देते हैं, जिससे हमारे जो रिश्ते हैं वो स्थायी हो जाएं। तो 7 वर्ष की उम्र में उनकी सगाई कर दी गई, और लगभग 13 वर्ष की उम्र में, जो उम्र का अंतर है वो चलेगा, लेकिन लगभग 13 वर्ष की उम्र में वो उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद, अच्छा उससे पहले चूँकि दोनों गलियाँ पास पास हैं, मैं चूँकि वहाँ गया हूँ और उनका घर नहीं देख पाया। वो कारण ये था कि वो वहाँ पर कुछ ट्रैफिक जाम था और हमको सोमनाथ निकलना था, तो इस चक्कर में कस्तूरबा का जो घर है वो हम नहीं देख पाए। तो क्या था, बचपन में दोनों साथ साथ खेलते थे, दोनों में मित्रता थी, बच्चे जैसे खेलते हैं दोनों, क्योंकि बहुत ही पड़ोस था। तो और दोनों के पिता मित्र थे, तो इस वजह से उनका एक सामान सहसी पहचान थी। लेकिन जब जैसे ही 13 वर्ष की उम्र में दोनों का विवाह होता है, उसके बाद महात्मा गांधी का के अंदर जो बच्चा है, वो जो पुरुष है, जो मेल ईगो होता है ना, जो हमारे यहाँ सामान्य तौर पर नर्चरिंग ऐसी होती है, हमारा जो पालन पोषण है, उसमें जो लड़का होता है उसके अंदर एक अजीब किस्म का दंभ जो है ना लड़का होने का, वो स्वाभाविक तौर पर रहता है। तो वो महात्मा गांधी में भी है। पर हम जब भी बात कर रहे हैं तो इसको हम समझने की कोशिश करें कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व जो है ना, आपको शायद ही कोई मिले जिसका बचपन, जिसकी किशोरावस्था, जिसकी युवावस्था, और जब वो ये दुनिया छोड़ के जाता है तो वो एकदम से मतलब सामान्य से व्यक्ति से एक महामानव में तब्दील हो जाता है कि हाँ वो किस तरह से। और ये जो सलाहियत है, ये जो गुण है महात्मा गांधी के अंदर स्वयं को बदलने का, ये अद्भुत है। ऐसा चरित्र आपको इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। मेरा एक परसेप्शन जो विकसित हुआ उनको समझते हुए, पढ़ते हुए, तो अब उन्होंने जैसे ही विवाह हुआ, तो विवाह जो हुआ वो तो बड़ा सामान्य था। उसमें चूँकि सबके लिए अच्छे कपड़े बने और वो बड़े गहनों से लद के कस्तूरबा जो है ना इनके घर पे आई,
और इनको बड़ा आनंद महसूस हो रहा था शुरुआत में, तो कि मेरा विवाह हुआ है ना, जब वैसे क्या है वो हौसे हौसे हम फिरें वो तुम्हारा ब्याह, तो वही गांधी जी के साथ हुआ। गांधी जी पर्याप्त प्रसन्न थे। लेकिन अब उसके बाद में जो व्यक्तित्व है उसकी परेशानियां शुरू हुई। अब हमको यहाँ पर दोनों का व्यक्तित्व समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जो है ना वो अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं, तो लाडले हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी एक, और पुरुष लड़का है और लाडला है, सबसे छोटा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर एक अजीब किस्म का एक अहम है। उधर जो कस्तूरबा हैं, उनकी एक बहन थी जो मर गई थी बाल्यावस्था में ही, तो वो अकेली बहन है। उनका एक बड़ा भाई है, उनका छोटा भाई है, समृद्ध परिवार है, और उम्र में बड़ी हैं, उम्र में 6 महीने बड़ी हैं। तो इन सब चीज़ों की उनके अंदर एक, उनको अहम नहीं है, लेकिन उनको एक ठसक है, और वो जो ठसक है उनकी और उनका जो जिद्दीपना है, वो कहती भी हैं। वो बाद में जब एक डॉक्टर सुशीला नैयर हैं जो उनकी डॉक्टर थी, तो उनसे जब बात करती हैं वो तो कहती हैं कि ऐसा है ना, महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ ये समस्या थी, उनके व्यवहार में ये इस तरह की समस्या थी, लेकिन मैं भी कोई कम जिद्दी नहीं थी। उन्होंने कहा है, उनसे स्वीकार किया कि मैं भी कोई कम जिद्दी नहीं थी, मैं भी जिस बात पर अड़ जाती थी तो मनवा के ही रहती थी। तो इस तरह का वातावरण है। अब इसीलिए मैं अभी बीच में जब अधिनियम एक लाया गया उम्र की बराबरी के लिए, एक है ना जो विवाह के लिए, बाल विवाह में अभी तक क्या होता था कि लड़के की उम्र जो है ना वो 21 वर्ष है और लड़की की उम्र 18 वर्ष है। वो उसमें अभी बिल प्रस्तुत किया गया है राज्यसभा में, तो उसमें ये कहा गया है कि दोनों की ही उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि उम्र भी देखा जाए, अगर लड़का बड़ा है तो उम्र जो है ना वो आपको एक किस्म की श्रेष्ठता का एहसास कराती है, और इसीलिए उम्र कभी भी हमारे यहाँ, हम पूरे अपने समाज में देखते हैं, लड़के वाले हमेशा ये चाहते हैं कि लड़की की उम्र लड़के से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर मामला उल्टा है। तो अब जो है ना वो संघर्ष दोनों के बीच में, जो खींचतान है ना, जो झगड़े हैं, वो दोनों के बीच में होते हैं और वो निरंतर चलते रहते हैं। अब इस दौरान ये होता है कि गांधी जी कई के कुछ मित्र हैं, है ना, जो थोड़े सौदे टाइप के हैं, छिछोरे टाइप के हैं, उसमें एक शेख मेहताब का नाम आता है। इधर इनका विवाह हो गया है, इस सक्की मिजाज के भी हैं, वो कस्तूरबा कहीं जाती हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ़ भी होती है, और उधर वो शेख मेहताब कुछ कह देता है कि आज तो वो उससे बात करते हुए देखा था हमने, आज तो ऐसा हो गया था। तो वो अब गांधी जी के अंदर वो पूरा उबाल लेता है, और जैसे ही वो आती हैं अपना वो गुस्सा उन पर जाहिर करते हैं। अच्छा, चूँकि उनका मन जो है ना बहुत स्पष्ट है, कंसेप्ट क्लियर है, तो वो सहन करती नहीं है, तो कहती हैं कि मेरी तुम्हारी तो नहीं निभेगी, तुम तो अपने मायके जाओ। तो कहती हैं ठीक है, मैं अपने मायके जाती हूँ। मायका भी क्या है कि पीछे वाली गली तो निकल ली। अब उसमें क्या है कि अब गांधी जी को समझ में आता है कि अरे, फिर गांधी जी की जो विशेषता है कि ये हर एक घटना जीवन में, छोटी से बड़ी कोई भी घटना होती है, उस पर गांधी जी पुनर्विचार करते हैं। ये जो क्षमता है गांधी जी की, ये सचमुच अद्भुत है, और ये जो पुनर्विचार की जो प्रक्रिया है, यही गांधी जी को गांधी बनाती है। वो बार बार छोटी सी घटना भी अगर उनके जीवन में होती है, अगर बात चली गई हैं, तो वो सोच रहे हैं तो क्यों चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है। और जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा निष्ठुर और कठोर पति माना है, पर माना कैसे है? बा ने तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, बा ने तो कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है, किसी और व्यक्ति ने भी बा क्या करती थी, बा का व्यवहार कैसा था, इसके बारे में किसी ने नहीं लिखा है। अगर हमको प्रारंभिक जानकारी उनके पति स्वरूप की जो मिलती है, उसकी प्रारंभिक जानकारी महात्मा गांधी खुद देते हैं, और वो अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो आत्मकथा है, उसमें देते हैं। तो हमारे पास जो भी जानकारी है उनके व्यवहार की, वो उन्हीं के माध्यम से है। अगर वो खराब पति होते, कितने लोग हैं ये जो स्वीकार करते हैं कि मैं खराब पति हूँ, मतलब अब तो सबके पास मीडिया है ना, सबके पास सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, फेसबुक है। कितने पति हैं जिन्होंने ये बताया होगा अपने जीवन में कि हाँ, मेरी पत्नी के साथ में ऐसा व्यवहार रहा। तो जब महात्मा गांधी लिखते हैं, महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है सत्य के साथ प्रयोग, तो वो काफ़ी बाद में लिखी है,
तो तब वो मूलतः ये है कि हर एक घटना में जो उनके और उनके दोनों पति पत्नी के बीच में घटा है, उसमें वो अपने आप को सुधार करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने आप को सुधार करते हैं। और वो अगर वो घटना का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कैसा पति था और मैंने कैसा व्यवहार किया, भारतीय पत्नियां कितनी टॉलरेंट होती हैं, कितनी सहनशील होती हैं, ये सब बातें जब करते हैं तो ये जानकारी भी हमको चूँकि गांधी जी के माध्यम से ही मिलती है। और वो ये बताते हैं, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बा का क्या व्यवहार था, उन्हें इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरा स्वयं का बा के प्रति कैसा व्यवहार था, और जिसको वो बदलते हैं। और वो जो भाषा है वो प्रायश्चित की भाषा है, वो इस चीज़ की भाषा है कि मैं अब पति के तौर पर बदल चुका हूँ, मैं वो पति नहीं हूँ जो बचपन में था या किशोरावस्था में था। दूसरी बात यह है कि जो मैंने महसूस किया वो ये है कि महात्मा गांधी कोई सामान्य पुरुष नहीं है जो जिनके घर में सामान्य झगड़े चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जो प्रति घंटे, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह अपने आप को बदलते हैं। तो वो जो उनके अंदर एक किस्म का लगातार एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है। तो और बा कौन है? बा उनकी पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। और व्यक्ति जब स्वयं को बदलने की कोशिश करता है या वो मानता है कि मैं कल ठीक नहीं था, मैं मेरा इस व्यवहार को बदलूं, मैं अपने जीवन में उन्नति करूं, मैं अपने जीवन में उत्थान करूं, मेरा अपना व्यवहार है, विचार हैं, उनमें मैं उत्थान करूं, तो वो ये चाहता है कि उसके निकट जो सबसे व्यक्ति है जिसे वो प्रेम करता है, उसके जीवन में भी वही बदलाव आए। तो वो एक विरेचन की प्रक्रिया है कि मैं भी अच्छा हो रहा हूँ, मैं लगातार अपने आप को उन्नत कर रहा हूँ, तो मेरी जो सहधर्मिणी है उसके जीवन में भी उसी तरह का उत्थान हो। और वो प्रारंभ कहाँ से होता है? वो शिक्षा से होता है। ये इनको शिक्षा का, चूँकि शिक्षित थे वो, शिक्षा के प्रति और सीखने के प्रति जैसी अदम्य इच्छा महात्मा गांधी के अंदर है, वैसी शायद ही किसी को मिलेगी। महात्मा गांधी जब यहाँ से जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो उसमें इस परिवार का बहुत योगदान है। गहने गुड़िया सब बिक जाता है, तब महात्मा गांधी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा जाता है। अब क्या है कि इनसे लगातार बाल विवाह को लेके शुरुआत में बड़ा खुश थे, जैसे मैंने बताया, लेकिन बाल विवाह को लेके फिर उनके विचार बदलते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं रही हैं और कन्विंस ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब जब महात्मा गांधी बनेंगे, आपके व्यक्तित्व में वो प्रभाव पैदा होगा तो वो उनकी सुनी जाएगी। लेकिन अभी गांधी के व्यक्तित्व में ऐसा कोई प्रभावशील गुण नहीं है कि बा उनको उस श्रद्धा भाव के साथ सुने। तो एक तो ये है कि वो परंपरागत पत्नी नहीं है और वो भी परंपरागत पति नहीं है। ये तो बिल्कुल इस पूरे बातचीत से जो मैंने देखा उससे समझ में आता है। अब गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं, इंग्लैंड पहुँचते हैं, तो वो सीखना शुरू करते हैं। वो केवल बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं गए वहाँ पर, वो जाते हैं वहाँ पर लैटिन सीखते हैं, वहाँ पर ग्रीक सीखते हैं, स्पेनिश, इतालवी, फ्रेंच, इतनी भाषाएं सीखते हैं। उसके अलावा जो फिलोसफर्स हैं वहाँ के, उन सबको पढ़ते हैं। जो विदेशी जो बाहर के जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, उनको पढ़ते हैं। और इधर जब चिट्ठी लिखते हैं तो उनको लिखना पड़ता है अपने बड़े भाई को, जो मोहनदास के जो बड़े भाई हैं। और कस्तूरबा को भी कुछ कहना होता है, तो अब चूँकि कस्तूरबा को पढ़ना नहीं आता, तो अब वो अपने बड़े भाई हैं, अब बड़े भाई के माध्यम से कितना प्रेम संवाद किया जा सकता है। तो वो दुराव छिपाव के साथ जितनी बात है, अब थोड़ा सा बा को एहसास होना शुरू होता है कि न पढ़ना एक कुल मिला के एक तरह की एक नकारात्मकता है जिससे मुझे मुक्त होना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद भी कोई बा बहुत नहीं पढ़ पाती हैं, लेकिन गुजराती थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाती हैं, जिससे उनकी कम से कम खतो किताबत होने लगती है। तो इस तरह से उनका जो वो एक बनता है। दूसरा ये है कि मैं ये सोच रहा था कि
जब उनका व्यवहार रहता है वहाँ से जब लौट के भी आ जाते हैं उसके बाद भी वो बहुत उनके व्यक्तित्व से प्रभावित तो रहते हैं, लेकिन जब वहाँ से लौट के आते हैं, लौट के आने के बाद में वो मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में भी कुछ ठिकाना जम नहीं पाता, वकालत चलती नहीं है। वापस राजकोट आते हैं। राजकोट आने के बाद भी कोई स्थिति बहुत अच्छी बनती नहीं है, और इसी दौरान वहाँ से बुलावा आता है। और इस दौरान भी काफ़ी जो छोटा आना जाना जो शुरू हुआ है। अब ये बड़ा सामान्य सा परिवार है कि लड़का है, चूँकि एक थोड़े से ठीक परिवार का है। उस ज़माने में विदेश जाके पढ़ना लिखना बड़ी बात थी, अब भी है, ऐसा नहीं है। तो अब उनके जो सामान्य पारिवारिक द्वंद्व हैं वो शुरू होते हैं, और एक दूसरे के बीच में काफ़ी झंझट होते हैं कि कैसे परिवार चलेगा, तुम तो कुछ करते नहीं हो, मैं कब तक तुम्हारे भाई के पैसे पे जीऊँ यहाँ पर, और ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और इसी दौरान वो जो अब्दुल्ला कंपनी है वहाँ से उनको बुलावा आता है और वो वहाँ चले जाते हैं। और जाके आशा तो ये की गई थी कि सामान्य परिवार की तरह, भाई पिता दीवान थे, मेरे पिता व्यापारी थे, तो ये आशा ये की गई थी कि जाएंगे तो आराम से रहेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ यहाँ भेजेंगे, कुछ तो मतलब चीज़ें थोड़ी सी व्यवस्थित होंगी, परिवार व्यवस्थित होगा, आर्थिक तौर पे व्यवस्थित होगा, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति जो है ना वो ख़राब होने लगी है परिवार की। अब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनका तो अब जाते ही वो जो मैरिजबर्ग जो जगह है ना वहाँ पर उनको उठा के फेंक दिया जाता है। तो अब गांधी जी का तो परिवर्तन शुरू हो जाता है। वो है ना, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो अब उनका जो पूरा का पूरा मामला बदल जाता है। और वो उनको अब दिखाई जो विभेद हैं पूरे के पूरे, जो भेदभाव हो रहा है, जो सत्ता का संघर्ष है, सत्ता किस तरह से गरीब लोगों के यहाँ से ज़्यादा, भारत से ज़्यादा जो अत्याचार हैं, शोषण है, वो अफ्रीका में देखने को उनको मिलता है। क्योंकि यहाँ सरकार जो चल रही है उसके अपने, चूँकि बड़ा देश है तो यहाँ पे उन्होंने अपने कुछ नॉर्म्स तैयार कर लिए हैं कि हाँ हमको शासन भी करना है, और कुछ जो डेमोक्रेसी होती है या जैसा अंग्रेज़ों को एक सभ्य प्रजाति माना जाता है, उस तरह के नॉर्म्स उन्होंने अपना लिए हैं। अब वहाँ जब जाते हैं तो उसके बाद में फिर ये सब उनका शुरू हो जाता है। उसके बाद में आते हैं अब, लेकिन उस समय तक गांधी जी वहाँ के अलग अलग जो भी विभेद हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने लगते हैं, उनका एक अपना वर्ग बन जाता है, और उसके बाद में वो यहाँ पर आते हैं। शायद 96 की बात है। अब 96 में गांधी जी को अफ्रीका में लोग, साउथ अफ्रीका में लोग जानने लगे हैं, और जब यहाँ से जब जा रहे होते हैं तो अपने इस पूरे परिवार को लेके, कस्तूरबा हैं, 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम हरीलाल ही है ना, नहीं हरीलाल और मणिलाल हैं, हरिदास और मणिलाल, तो 2 बेटे हैं उनके उस समय। तो उनको लेके जाते हैं। अब क्या है कि गांधी के ऊपर जब वहाँ से इंग्लैंड से आए हैं तो आप देखिए कि अगर वो यहाँ से वादा करके जाते हैं अपनी माँ से कि मैं मतलब मांस मदिरा शराब ये सब नहीं करूँगा, तो वो करते नहीं हैं। लेकिन वो वहाँ पर जब ऐसा उनको लगने लगता है कि वो वहाँ का जो समाज है उसमें थोड़े से अनफिट हो रहे हैं, तो कुछ चीज़ें सीखते हैं। मतलब वो सीखते हैं कि अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लेते हैं, उनका बस वेशभूषा सब जो है ना विदेशी हो जाता है, और वो कहते हैं कि ये सब तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम इतना बदलाव तो कर ही सकता हूँ। तो वही बदलाव जो है ना वो उनके ऊपर थोपते हैं। अब वो पारसी किस्म की वेशभूषा उनकी सबकी कर देते हैं कि वो एक पूरा कुर्ता रहता है, उसके ऊपर साड़ी कस्तूरबा को पहना देते हैं, बच्चों को चमड़े के जूते वूते पहना देते हैं, और यहाँ से वो वहाँ पर पहुँचते हैं। अब क्या है कि वहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जब वो नटाल में पहुँचते हैं कि जो जहाज़ यहाँ से जा रहा है उसमें एक जो 2 जहाज़ हैं साथ में, तो एक जहाज़ में पानी का जो जहाज़ है उसमें मज़दूर जाते हैं यहाँ से, और उससे वहाँ पर ये भ्रम फैलता है कि वहाँ पर अगर स्किल्ड मज़दूर यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ के जो अंग्रेज़ मज़दूर हैं उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम तो कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो भ्रम होता है तो उसकी वजह से उनको क्या करता है सरकार जो है ना वो उनको रोक देती है और शायद 22-23 दिन के करीब क्वारंटाइन में ये लोग रहते हैं। फिर कैसे भी करके जो इनका वकील है, जो अटॉर्नी है, वो सब मिला के कैसे भी गांधी जी को ले जाने की कोशिश करते हैं। और उधर जो कस्तूरबा हैं, उनके जो बेटे हैं
उनको एक बिल्कुल नए परिवार में, पारसी परिवार है रुस्तम जी का, उनके यहाँ ले जाया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जाते ही कस्तूरबा का, इससे पता चलता है कि कस्तूरबा का जो व्यक्तित्व, उसका विकास कैसे हो रहा है, वो कितनी साहसी और धैर्यवान महिला हैं। कि जब इनको ले जाया जा रहा है वहाँ पर, तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो ग्रुप रहता है यंग बॉयज़ का, जो अंग्रेज़ लड़के जो रहते हैं उनका, और वो उनको एक नारा लगाते हैं, अंग्रेजी में है हैंग ओल्ड गांधी ऑन सोर एप्पल ट्री। मीन्स जो खट्टे एप्पल का पेड़ है, ये मतलब निकलेगा, लेकिन यह है कि इनको लेके मीन्स लटकाओ भी और बुरी जगह लटकाओ, इनको मतलब फांसी पर चढ़ा दो। तो एक तरह की पूरी तरह से मॉब लिंचिंग की स्थिति बन जाती है। और उसी दौरान ये घटना घटती है। जेन नाम है उनका, वहाँ उस समय वहाँ का नटाल का जो एसपी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आरसी अलेक्जेंडर। तो आरसी अलेक्जेंडर की पत्नी अचानक वहाँ पर आ जाती हैं और वो गांधी को पहचानती हैं। तो क्या करती हैं, वो अपनी छतरी के अंदर गांधी जी को ले लेती हैं। अब वो कुछ भी हो, जो एसपी है, तो एसपी तो बड़ा आदमी है, और एसपी मतलब पूरे उस इलाके का है, तो सब यूथ जो भी है वो जानता है कि ये एसपी की पत्नी है। तो फिर क्या होता है, वो सब भाग जाते हैं। फिर उनको एक थाने पे ले जाया जाता है, और वहाँ से फिर वो उनको एक कांस्टेबल की वर्दी में कैसे भी पीछे के दरवाजे से, वो जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर उनको ले जाया जाता है। अब सोचिए कि अब वो गांधी जो है ना लहूलुहान है, और वो उधर जो है ना उनके बच्चों के जूते काट रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल हैं। खाना, वो पारसी जो परिवार है वो तो मांस मदिरा सब उसके टेबल पर है। इधर ये बिल्कुल वैष्णव धर्म को मानने वाली है ना शाकाहारी स्त्री और उनके बच्चे। तो अचानक से उनके ऊपर में एक तरह से देखा जाए तो कहर टूट पड़ता है, और उसी दौरान वो बड़े मुश्किल से वहाँ पर उसमें तारतम्य बिठाने की कोशिश करते हैं, और उसी दौरान गांधी जी को लाया जाता है, जिनके खून निकल रहा है, सर फूटा हुआ है, ये सब है। तो वो इस तरह से एक घटनाक्रम वहाँ पर बनता है। उसके बाद फिर एक तरह से देखा जाए तो संघर्ष की कहानी शुरू होती है, और उसमें कई 2-3 चीज़ें, 2-3 घटनाक्रम हैं। तो वो जो घटनाक्रम है उसमें एक तो ये है कि एक मैरिज एक्ट है, जिस मैरिज एक्ट ये बनाया है उन्होंने कि केवल जो रजिस्टर्ड शादियां होंगी उन्हीं को वैध माना जाएगा, बाकी सब इल्लीगल है। अब वो उनके बीच में सब शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि अदर देन क्रिश्चियंस का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अलावा किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो हिंदू, पारसी, मुस्लिम सब शादियां अवैध हो जाती हैं। तो इसके खिलाफ अब जो है ना बाका धीमे धीमे जो वो सत्याग्रही रूप है वो सामने आता है, और वो कोई उनसे मजाक में कहता है, मतलब महात्मा गांधी उनसे मजाक में कहते हैं कि देखिए अब तुम्हारी मेरी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है। अब जो है ना, अब आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि अब आप मेरी प्रेमिका हैं। तो अब वो तो बड़ी मतलब सनातनी महिला, उन्होंने तो ये शब्द सुने नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये हमसे इस तरह की जो है ना दिल दुखाने वाली बात मत करो। तो बोले, तो उन्होंने कहा फिर आप कुछ करो भाई, आपको प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रेमिका के साथ रहने को तैयार हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, तो आप अब कुछ करिए। तो वो बहुत सारी महिलाओं को जिनको सब जो समस्या में आ गई हैं, वो सब एक सत्याग्रह शुरू करती हैं, और ये उनका पहला सत्याग्रह है। तो देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली सत्याग्रही महिला हैं तो वो कस्तूरबा हैं, और ये इस तरह से फिर उनका एक के बाद एक शुरू होता है। दूसरा एक कानून बना दिया गया वहाँ पर, उसको बिल्कुल वहाँ काला कानून कहते हैं। वो ये है कि आपको अगर जिसमें अदर देन क्रिश्चियन जो अंग्रेज हैं उनके अलावा सबका जो रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कि आपको यात्रा करनी है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। आप एक जगह से मीन्स ग्वालियर का आदमी मुरैना नहीं जाता, मुरैना के चुंगी नाके पे चेक किया जाएगा, तो वैसे ही हो जाता है। ये नटाल में है। तो अब क्या करती है फिर ये दूसरी बार ये शुरू करती हैं कि ये उस कानून के खिलाफ गांधी जी अपना आंदोलन शुरू करते हैं, गांधी जी जेल चले जाते हैं, और उसके पीछे ये भी एक आंदोलन शुरू करती हैं। उसमें ये वहाँ पर जाके ट्रांसवाल जो है ना वहाँ जा रही होती हैं, तो और उसमें कई सारी महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, और उसके साथ में ये लोग गिरफ्तार होते हैं और 3 महीने की जेल में इनको रखा जाता है। इससे पहले एक घटना जो मैं भूल रहा हूँ जिसका जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी है,
जो सबसे ज़्यादा लोगों को आहत करती है। हम सब ने वो फिल्म देखी होगी रिचर्ड एटनबरो की, तो उसमें क्या था कि जब ये फीनिक्स में शिफ्ट हुए थे, फीनिक्स में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर अच्छा गांधी जी क्या लगातार परिवर्तन कर रहे हैं अपने आप में। गांधी जी जो है ना धीमे धीमे सहज सरल और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कस्तूरबा जो है ना वो स्वाभाविक तौर पर है ऐसी, तो सब सहायक वगैरह वो हटा दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उसका सबका ज़्यादातर फ़र्क किस पे पड़ना है, घर का काम, खाना पीना और खुला दरवाज़ा है, मतलब वो तो मतलब दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए, तो कोई भी आता है कोई भी रहता है। तो खाना पीना तक तो ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई शौचालय की सही व्यवस्था नहीं है। तो ये था कि वहाँ पर एक पॉट रहता था और पॉट में ही पेशाब और शौच किया जाता था और उसको फेंक दिया जाता था, साफ़ करके फिर दोबारा रख दिया जाता था। अब जिस तरह की परंपरा, जिस तरह के परिवेश से वो गई थी, उनके लिए बड़ा कठिन था। एक दिन एक आते हैं क्रिश्चियन हैं जो दलित हैं, और वो कोई भी हो मतलब, पर वो जो हैं तो वो जो अपना जो भी कारण रहा, स्वाभाविक तौर पर तो यही था कि अपनी स्वयं की सफाई करनी थी, या तो उन्होंने जानबूझ के किया या जो भी कुछ हुआ हो करके। अब जो है ना, अब गांधी जी का वो जो व्यक्तित्व है ना कठोर और आदर्शवादी, वो सामने आता है। वो कहते हैं कि अब आप साफ़ करो इसको। तो वो नाराज़ हो जाती हैं वो कि मैं क्यों साफ़ करूँगी भाई, ये क्या तरीका हुआ। तो कहने पे वो राज़ी होती हैं, ठीक है मैं साफ़ कर। अब साफ़ भी करना है, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये आप मुंह बना के और नाराज़ होके नहीं करेंगी, आपको ये खुशी के साथ करना, आपके चेहरे पे प्रसन्नता दिखनी चाहिए। तो बोले कि अब ये कोई ज़बरदस्ती है क्या, कि अब मतलब एक तो मैं ये काम करूं जो मैंने कभी नहीं किया है, जो मेरे लिए घृणित है, और अब उसके ऊपर तो देखा जाए अब ये एक किस्म का संघर्ष है दो लोगों का। एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में बदलाव ला रहा है, जो इन सब कामों को शुरू कर चुका है, और वो अपनी पत्नी से वही समान चीज़ चाहता है। तो एक तो इसको इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि ये एक किस्म की हिंसा है। हमारे यहाँ जैसे जो अभी वर्तमान में जो घरेलू हिंसा का अधिनियम है, उसमें हिंसा केवल शारीरिक नहीं है, उसमें आर्थिक हिंसा भी है कि अगर पति जो है ना पत्नी को घर का खर्चा चलाने के लिए, सामान्य काम करने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, तो ये हिंसा है। मनोवैज्ञानिक हिंसा है, यहाँ वहाँ से वातावरण बनाता है। और ये मानसिक हिंसा कि जिस काम को आपको करवाना है उसको आप ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हैं, या आप किसी तरह से उसको मानसिक तौर पर वातावरण बनाते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं। तो सरफेस पे अगर हम इसको देखें तो ये हमको घरेलू हिंसा दिखाई दे सकती है, लेकिन ये वो व्यक्ति कर रहा है जो स्वयं के प्रति भी बेहद कठोर है। जॉर्ज ऑरवेल ने एक जगह लिखा है कि दुनिया में मैंने स्वयं के प्रति इतना कठोर व्यक्ति नहीं देखा जितना महात्मा गांधी। वो बोले स्वयं के साथ भी परिवर्तन के लिए, सकारात्मकता के लिए इतना कठोर व्यवहार करते हैं कि जितना सामान्य मनुष्य दुश्मन के प्रति भी संभव नहीं है। जितना कठोर व्यवहार कोई व्यक्ति दुश्मन के साथ नहीं कर सकता, उतना वो स्वयं के साथ करते हैं। चूँकि वो स्वयं के साथ करते हैं तो वो उसका रिपरकशन ये है कि वो कस्तूरबा के साथ भी करते हैं, और कस्तूरबा अंततः उनके पूरे के पूरे आंदोलन में, सभी चीज़ों में शामिल हो जाती हैं। और फिर समय के साथ साथ में फिर वो वहाँ से लौटने की योजना बनती है। तो ये रहता है कि वो कहते हैं कि पहले इंग्लैंड चला जाए, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ पर हैं, पहले उनसे समझा जाए कि अब भारत में जाके किस तरह से काम करना है। तो दोनों लोग वहाँ जाते हैं और उनके साथ में फिर भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद में फिर एक सत्याग्रह की, नवाचार की एक नई पूरी की पूरी श्रृंखला शुरू होती है, जो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। और वो जो पूरा का पूरा जो संघर्ष है, वो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम उसमें केंद्रीय स्त्री के तौर पर कस्तूरबा को लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की ये विशेषता है कि उन्होंने बहुत बृहद स्तर पर स्त्रियों को अपने सत्याग्रह का जो भी आंदोलन था उसमें शामिल किया। और ये जो है ना, ये देखा जाए तो ये पूरे के पूरे पितृसत्तात्मक समाज में किसी पुरुष की ये बड़ी भूमिका है।
तो इसलिए चूँकि एक ये होता ना कि कोई केवल कार्य व्यवहार के तौर पर, लोक व्यवहार के तौर पर केवल प्रतिबंध लगाता है स्त्रियों के ऊपर और अपनी स्त्री के ऊपर, तो उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी स्त्री को उनकी सबकी अगुवाई में खड़ा करना चाहता है कि हाँ तुम आगे रहोगी तो स्त्रियां आएंगी, तो वो आंदोलन में बहुत सारी स्त्रियां शामिल होती हैं। और बा का जो पूरा काम रहा है, इसमें हम ये देख सकते हैं बा का जो काम रहा है और गांधी जी का जो काम रहा है, इसमें हम बिल्कुल देख सकते हैं कि गांधी जी का इसके बाद में कोई भी काम जो है ना वो स्वतंत्र नहीं है। उनके प्रत्येक काम पर कस्तूरबा की प्रतिच्छाया है। वो जो भी करते हैं ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई सब स्वतंत्र निर्णय है, वो बहुत सारे निर्णय हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ को पूछ के कर रहे हैं, लेकिन गांधी करते समय ये इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि बा क्या सोचेंगे इसके बारे में। अगर मैं ऐसा निर्णय ले रहा हूँ चंपारण जाना है तो वो अकेले नहीं जाते हैं, बा जाती हैं। वो अपना काम करते हैं, बा अपना काम करती हैं। खेड़ा आंदोलन होता है तो खेड़ा आंदोलन में बा बड़ी भूमिका निभाती हैं। उसके बाद में बरदोली होता है तो उसमें अपनी भूमिका उनकी है। वो बाकायदा मतलब समानांतर तौर पे महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि बिना महिलाओं के सम्मिलित हुए सत्याग्रह और स्वतंत्रता संग्राम जो है ना वो सफल नहीं हो सकता है, और वो लगातार महिलाओं को आंदोलित करती हैं। अब देखिए ये महिलाओं का, इसको हम स्ट्रेटेजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि उसमें महिलाएं सम्मिलित हो रही हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में एक ऐसा वातावरण बना रखा था कि वे एक बहुत सभ्य प्रजाति हैं। तो वो जो भी करते हैं वो कानून और सभ्यता के दायरे में करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, तो उससे अगर कोई विरोध किया जा सकता था तो वो केवल अहिंसात्मक आंदोलन के साथ में, सत्याग्रह के साथ में ही किया जा सकता था, जो गांधी जी ने किया, और बा ने उसमें बिल्कुल बराबरी से हाथ बटाया। तो जब महिलाओं सम्मिलित होती हैं तो आप देखते हैं जब आंदोलन के बाद में जब उनको रोका जाता है, उनके समूह को, उसमें महिलाएं हैं। अब महिलाओं को जब रोका जाता है तो क्या है कि एक पुलिस वाला उनको डंडा मारता है, सरोजिनी नायडू को, और उनके सर में यहाँ से खून निकल आता है, और वो चित्र जो है ना दुनिया भर के अखबारों में छपता है, और कहते हैं कि ये अंग्रेज़ हैं जो दुनिया भर को, जिनका जो ना सूर्य अस्त नहीं होता जिनके राज्य में, वो जो दुनिया की सबसे सभ्य प्रजाति है, इनकी सभ्यता का ये एक नमूना आप लोग देख लीजिए। इसके बाद जो है ना फिर ये जो आंदोलन है, जो अहिंसात्मक आंदोलन है, जो सत्याग्रह पर आधारित है, वो फिर ये जो ना रवां होना शुरू होता है और निरंतर चलता रहता है। अब इसमें हम अगर देखें तो जो सबसे जो ट्विस्ट आता है वो है जब आंदोलन भी अपने पूरे स्वरूप पर पहुंच चुका है ना, पूरे उरूज पर है, और बा एक बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्तित्व बन चुकी हैं, और वो लगातार कई किस्म के सामाजिक आंदोलनों में भी व्यस्त हैं। मैं एक शुरुआत वाली घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। जब जैसे वो लौट के आते हैं तो एक कोचरब करके एक जगह है, वहाँ पर वो अपना एक आश्रम बनाते हैं साबरमती से पहले। और वहाँ पर क्या होता है, गांधी जी तो गांधी जी हैं, गांधी जी ने तो अपना तय कर रखा है कि किस तरह का सामाजिक आंदोलन होगा। तो एक दूधा भाई जो दलित हैं, उनका परिवार भी वहाँ पर रहने को आता है। वो हैं, उनकी पत्नी है, एक छोटी सी बच्ची है, और उनको तकलीफ़ किस चीज़ से होती है कस्तूरबा को कि अब वो भाई रह रहे हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे रसोई में भी आप घुसोगे, और रसोई तो मतलब मान लीजिए स्त्री चाहे जैसी हो, रसोई तो उसकी राजधानी होती है। तो उसमें उनको वो किसी का जो है ना दखल पसंद नहीं था। तो अब इसके बाद में गांधी जी को ये सब पता चलता है। एक दूसरी स्त्री भी है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी कहती है कि नहीं ये तो ठीक, गांधी जी जो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन ये अब नहीं ठीक, अब सहन नहीं हो रहा, ये जो भी मतलब हमारी जो बनी बनाई परंपराएं उनको तोड़ रहे हैं। और तो अब गांधी जी को पता चल जाता है। गांधी जी उसी शाम की प्रार्थना सभा में कहते हैं कि जिन लोगों को भी मेरे बनाए जो मापदंड हैं इनमें भरोसा नहीं है, जिसको अस्पृश्यता में जो है ना, अगर मैं इसको हटाने में
जो कोई किसी को किसी से दुराव छिपाव है, अगर मेरे सिद्धांतों में भरोसा नहीं है तो वो इस आश्रम को छोड़ के जा सकता है। अब जब वो कहते हैं तो कस्तूरबा उस समय तक ये चीज़ जान चुकी हैं कि ये बहुत जिद्दी आदमी है और इससे सिद्धांतों के मामले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम या कोई भी, बात ये नहीं है कि बात ये है कि 25 के 25 परिवार जो रह रहे थे वो सब छोड़ के चले जाएं, गांधी जी अकेले रहेंगे। उन्हें पता है कि ये ऐसा करेंगे और सफल होंगे। तो अब उनको लगता है कि नहीं ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को संतुलित कर लेती हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी अच्छी घटना ये घटती है कि एक दिन वो बच्ची जो है ना, लक्ष्मी नाम है उसका, जो छोटी बच्ची है, लक्ष्मी जब खेल रही होती है तो एक दिन कस्तूरबा के पास वो आ जाती है। तो उनको उस बच्ची पे इतना प्रेम उमड़ता है और वो फिर सोचती हैं कि मैंने जो मेरे अंदर जो मैंने रूढ़ियाँ पाल रखी थी कि कोई अस्पृश्य हो सकता है, ये तो बड़ा ख़राब था। कहते तो गांधी जी सही है, इस बच्ची में और बाकी हमारे अपने बच्चों में फ़र्क क्या है। तो उसके बाद से, उस घटना के बाद से फिर समझिए तो जो वो माँ हैं तो उससे पहले वो एक तरह से देखा जाए वो बदल चुकी हैं। और उसके बाद 20 ऐसे आंदोलन रहते हैं जो अस्पृश्यता निवारण पर हैं और उसमें बाप बिल्कुल स्वतंत्र भूमिका निभाती हैं, महिलाओं को इकट्ठा करती हैं। गांधी जी साबरमती हैं तो वो दक्षिण चली जाती हैं। ऐसे कई जगह अलग अलग उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो 42 से पहले मैं जिसकी जिक्र करना चाहूँगा, जो काम है कि चरखा जो है ना एक हथियार बन के आता है। और चरखा जो हथियार बन के आता है उसमें महिलाओं को शामिल करने की पूरी जिम्मेदारी वो कस्तूरबा पर है और वो बहुत सारी महिलाओं को शामिल करती हैं। और हमारे पूरे इतिहास में पहली बार जो घर का पैसा है वही महिलाओं का पैसा है, महिलाओं को अलग से कोई संपत्ति नहीं है। तो पहली बार कुछ महिलाओं के हाथ में उनके अपने काम करने से पैसा आता है, पहली बार है ये इतिहास में, हमारे पूरे भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि महिलाओं के हाथ में पैसा आना प्रारंभ होता है। तो ये देखा जाए तो एक किस्म की आर्थिक क्रांति है जिससे हम आज भले ही हम कह रहे हैं, निश्चित रूप से मानते हैं कि अभी भी भारत की जो स्थिति है कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम अपने पड़ोसी देश से भी तुलना करें तो वहाँ अभी जो एक मैकिन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूट है उसने ये बताया है कि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो वो तभी बढ़ेगा जब महिलाओं का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होगा, उनकी सहभागिता होगी। और वो बाकायदा अपने पड़ोसी का उदाहरण दे के बता रहा है वो इंस्टीट्यूट हमको कि चाइना में महिलाओं का जो जीडीपी है चाइना की, उसमें महिलाओं का योगदान 41% है और वहाँ का जो वर्क फोर्स है उसमें 45% है। बोले जब ये दोनों 50-50% हो जाएंगे तब जेंडर इक्वलिटी की बातचीत या डिस्कोर्स शुरू होगा। उससे पहले हम केवल बातें कर सकते हैं। जब भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में कोई भी संभावना अगर बनती है, भारत एक अच्छा समाज और एक समृद्ध राष्ट्र बनना चाहता है तो तभी बनेगी जब भारत महिलाओं को अपनी जीडीपी में, अपने वर्कफोर्स में उतना हिस्सा देगा। और भारत में ये है कि अभी आज के समय में पूरी जीडीपी है उसमें केवल 18% योगदान महिलाओं का है। और ये आज एग्ज़ाम दे के आई है, इसको पता होगा आद्या। तो और उसके बाद और केवल 25% टोटल जो वर्क फोर्स है उसमें केवल 25% है। तो हम जहाँ तक पहुँचे हैं, भले ही यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बिल्कुल आर्थिक तौर पे कस्तूरबा ने शुरू की है। तो उसके बाद इस तरह से कई सारे आंदोलन हैं, कई सारे निर्णय हैं कस्तूरबा के और कई सारे उनके कार्यक्रम हैं जिन्होंने आज के भारत को शेप किया है। वो केवल गांधी के हिस्से में नहीं जा सकते। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि गांधी को भी उन्हीं ने शेप किया है। गांधी निश्चित रूप से बहुत महान है, लेकिन गांधी, अच्छा ये कोई मैं अपने स्तर पे नहीं कह रहा हूँ, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। जब कस्तूरबा नहीं रहती हैं तो उसके बाद लेडी बॉवेल जो है ना,
उन्होंने एक शोक संवेदना इनको भेजी, तो उनको जवाब दिया है। जो उस समय 44 में फरवरी 44 में इनकी मृत्यु होती है, तो उस समय उन्होंने एक शोक संवेदना, तो जवाब में लिखा है कि ये इनका मेरा 60-65 साल का साथ रहा, और अब मैं एक तरह से देखा जाए तो मैं अनाथ हो गया हूँ। मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि एक इनके जाने से इतना फ़र्क पड़ेगा जितना मैं अब महसूस कर रहा हूँ। तो ये उनका, और अगर बा नहीं होती, वो कई जगह कहते हैं इस बात को कि अगर बा नहीं होती तो मैं जैसा हूँ आज वैसा नहीं बना होता। मेरा जो योगदान है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो नहीं हुआ होता अगर बा मेरे साथ लगातार साथ नहीं होती। तो इस तरह से फिर बात आती है 42 की। समय कितना रह गया है? मैं 5 मिनट में कर दूँ? 10 मिनट में कर दूँ जितना। अब बात आती है, दो चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा, और मैं फिर मतलब गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में 42 से पहले एक और बात है जो बहुत जो छूट रही है बात करते करते, कि 1906 में महात्मा गांधी जी ये निर्णय लेते हैं कि अब वो क्या हो जाएंगे, सेलिबेसी को क्या कहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि वो बा से पूछते हैं कि मैंने ऐसा निर्णय लिया है, आप बताइए क्या करेंगे। तो इसमें भी ऐसा कहा जाता है कि 1-2 बार निर्णय बदलता है उनका, क्योंकि महात्मा गांधी जी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो फिर बदलता है, फिर दोबारा पूछते हैं। तो वो कहती हैं ठीक है, कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उससे एक ये चीज़ समझ में आती है कि पश्चिम में और हमारे यहाँ जो स्त्री की यौनिकता उसमें बहुत उसका जो स्तर है उसमें बहुत फ़र्क है। कि कस्तूरबा से वो औपचारिकता के लिए पूछते हैं, वो जानती हैं कि मैं कहूँगा तो ये मान जाएगी। यही समान निर्णय टॉलस्टॉय भी लेते हैं। तो एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेंजिक हो जाती हैं, उसकी पत्नी टॉलस्टॉय की। वो कहती हैं ये क्या पागलपन का निर्णय है, तुम कौन होते हो, हम पति पत्नी हैं, तो मुझे ये निर्णय नहीं लेना है, तो आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कस्तूरबा उनके साथ में हो जाती हैं। तो मुझे एक ये भी लगता है कि ये भी एक क्या कहना चाहिए, एक दृष्टिकोण है या एक पक्ष है जिस पर हमारे समाज को सोचना और बात करना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है। मैं बतौर एक मतलब चूँकि मैं स्त्री मुद्दों पर, बल्कि स्त्री पुरुष की बराबरी के मुद्दे पर काम करता हूँ, तो मैं ये भी महसूस करता हूँ कि जो यौनिकता है ना, वो भी एक टूल का काम करती है पितृसत्ता के लिए। वो बिल्कुल जो स्त्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए पुरुष यौनिकता को एक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ये एक अचानक एक मन में विचार आ गया, तो मैं आपके साथ में साझा किया। अब हम 1942 पे आते हैं, करो या मरो। और उस समय जैसे ही ये घोषणा होती है, और जो वहाँ पर के गांधी जी को एक बड़ा भाषण देना होता है मुंबई में, लेकिन उससे पहले कि जो गैलेक्सी है उस समय लीडर्स की, वो सब अरेस्ट हो जाती है। तो अब पूरा का पूरा काम किसके जिम्मे है? कस्तूरबा के। और कस्तूरबा बिल्कुल अपना एक भाषण तैयार करती हैं वो, और उसमें कस्तूरबा ने तैयार किया है, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से तैयार किया। उसमें वो बताती हैं कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमें क्या हासिल करना है, आज़ादी का क्या तात्पर्य है, ये पूरी बात करती हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचते मैदान तक जहाँ पर वो सभा होनी थी, वहाँ उससे पहले गांधी जी को तो पहले ही पुणे भेज दिया गया है, इनको भी वहाँ पर लाया जाता है, एक जेल में भेजा जाता है जहाँ जो बहुत गंदा है। और उसके बाद में इनको जो UTI जो है ना हो जाता है, मतलब है ना, UTI मीन्स हाँ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है ना, हो जाता है हाँ, तो वो हो जाता है। तो उसके बाद में फिर इनको भी वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि, और वो भाषण जो है ना, फिर डॉक्टर सुशीला नायर ने वो भाषण जो है ना वहाँ पर पढ़ा है वो जो 42 के सबसे क्रूशियल टाइम पर जो भाषण पढ़ा गया है वो बा का भाषण है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके बाद में फिर और अंग्रेज़ लगातार उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनको भी वहाँ भेज दिया जाता है। और इसके बाद में फिर उनके वो जो पति पत्नी के उस तरह से जो परंपरागत झगड़े हैं वो वहाँ पे भी जाके शुरू हो जाते हैं। वो गांधी जी जो है ना
उस मामले में जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो आप सोचिए जब वो मान चुके हैं कि जो महिला पिछले 60-62 साल में पढ़ने में रुचि नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी अद्भुत समझ है, लेकिन पढ़ना एक अलग किस्म की चीज़ है, नहीं है, तो भी क्या करते हैं, अब वो नई चीज़ लेके बैठ जाते हैं वहाँ पर। वो क्या लेके बैठ जाते हैं? भूगोल। अब जिन्होंने सामान्य भाषाएं दूसरी चीज़ नहीं पढ़ी, उनको भूगोल पढ़ाते हैं, अक्षांश देशांतर वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो अब कैसे भी अरुचि के साथ में उनके साथ वो सम्मिलित होती हैं। तो सरोजिनी नायडू एक बार जाती हैं तो वो कहती भी हैं कि ये अच्छा चल रहा है, बुढ़े लोग जो है ना आपस में खूब इस समय प्रेम कर रहे हैं अक्षांश देशांतर के माध्यम से। तो इस तरह की बात होती है और फिर वो लगातार जर्जर होती जाती हैं और वो बड़ा कठिन है कि 44 में उनकी उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी का जो निर्णय है ना, तो देखा जाए कि उन्होंने कहा था ना कि देश का बंटवारा तो मेरे लाश पे ही होगा। तो भले ही उसको लोग तो आक्षेप लगाते हैं कि देखिए उन्होंने कहा था लेकिन उसका पालन नहीं किया, तो कोई बहुत ज़्यादा दिन जो भी परिस्थितियां बनी वो बहुत ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाए। तो वही एक तरह से देखा जाए तो देश का बंटवारा उनकी लाश पे ही हुआ। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो रात भर गांधी जी, फरवरी का टाइम है, रात भर उनके जो मृत शरीर है उनके पास बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी भी उम्र बहुत है, आपको सर्दी लग जाएगी। उसके बाद में जब दाह संस्कार होता है तो बहुत लंबे समय तक, जब तक कि चिता की आग बिल्कुल शांत नहीं हो जाती है, तब तक गांधी जी वहाँ पर बैठे रहते हैं। उनसे कहते हैं लोग, बोले नहीं अब ये आखिरी क्षण है। जिस स्त्री ने मेरे कितने खराब और कटु व्यवहार के बाद भी वो मेरा साथ दिया, अब अंतिम क्षण पे मैं उस स्त्री को इस तरह से छोड़ नहीं सकता हूँ। तो और उसके बाद में फिर जब चिता की जो आग है वो शांत हो जाती है, उसके बाद में वो वहाँ से जाते हैं। और तो जो कहने का तात्पर्य है, पूरी जो बातचीत है, जो हम कस्तूरबा के व्यक्तित्व को जिस तरह से समझते हैं, उसके कई सारे आयाम हैं। और मुझे लगता है कि हमें अभी तो मैंने सामान्य तौर पर उनके जीवन का एक वृत्त जैसा सुनाया है। मुझे लगता है कि अब हम कभी अगर आगे बात करें तो हम उनके काम का, उनके विचारों का, उनका जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के निर्माण में, उसका एक अलग से भी एक विश्लेषण करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इतिहास ने ये भूल की है। इतिहास को भी अपने आप को इस मामले में तो कम से कम पुनरीक्षित करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है समय हो गया, तो आज यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।